स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। अफीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अफीम के पौधे से प्राप्त एक अत्यधिक व्यसनकारी गैर सिंथेटिक मादक पदार्थ है। दूसरा कथन है, यह मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन जैसे स्वापक पदार्थों के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। तीसरा कथन है, भारत में अफीम की कृषि पर सख्त प्रतिबंध है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3 या विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। अब जानते हैं अफीम के बारे में। अफीम एक अत्यधिक व्यसनकारी गैर सिंथेटिक मादक पदार्थ है जिसे पोस्त के पौधे पापावर सोमनिफेरम से प्राप्त किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। अफीम पोस्त कई स्वापक पदार्थों का मुख्य स्रोत है जिसमें मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन शामिल है, अतः कथन 2 सही है। भारत में कम से कम 15वीं शताब्दी से पोस्त का उत्पादन किया जा रहा है। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोस्त की कृषि पर एकाधिकार कर लिया, जिससे वर्ष 1873 तक व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रहा। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार ने 1857 और 1858 के अफीम अधिनियमों और अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम के तहत इसकी कृषि और व्यापार को विनियमित करते हुए इस पर अपना नियंत्रण किया। वर्तमान में पोस्त और अफीम की कृषि नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम तथा इससे संबंधित नियमों द्वारा शासित है। अवैध व्यापार और व्यसन के जोखिम के कारण भारत में अफीम पोस्त की कृषि अत्यधिक विनियमित है। इसे केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही अनुमति दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 22 जिले शामिल हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, कीटनाशकों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइजोफास जैसे कुछ कीटनाशकों का प्रयोग उनके संभावित प्रतिकूल प्रभावों के कारण चिंता का कारण है। दूसरा कथन है, पाइरेथ्रोइड्स कृषि, पशु चिकित्सा अनुप्रयोगों और वाणिज्यिक घरेलू कीटनाशकों में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कीटनाशक हैं। तीसरा कथन है, बेकिंग सोडा और कैनोला तेल का उपयोग जैव कीटनाशक बनाने में किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 3 या विकल्प डी उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। आइए एक नजर डालते हैं कीटनाशक पर। कीटनाशक रासायनिक पदार्थ है जो कीटों को मारने के लिए होते हैं। कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइजोफोस सभी अत्यधिक विषैले कीटनाशक हैं जिसका भारतीय कृषि में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। हालांकि मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर उनके गंभीर नकारात्मक प्रभावों के कारण उनके उपयोग को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं, अतः कथन 1 सही है। पाइरेथ्रोइड्स कृषि, पशु चिकित्सा अनुप्रयोगों और वाणिज्यिक घरेलू कीटनाशकों के उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कीटनाशक हैं, अतः कथन 2 सही है। बेकिंग सोडा और कैनोला तेल का उपयोग जैव कीटनाशक बनाने में किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। दूसरा कथन है, नदी बेसिन का अधिकांश भाग बांग्लादेश में स्थित है। तीसरा कथन है, जेमछू और रंगीत नदियां तीस्ता नदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियां हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक नजर डालते हैं तीस्ता नदी पर। तो तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, अतः कथन 1 सही नहीं है। नदी बेसिन का बड़ा हिस्सा भारत में है और इसका केवल 17% हिस्सा बांग्लादेश में है, अतः कथन 2 सही नहीं है। जेमछू और रंगीत नदी तीस्ता की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियां हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, महानंदा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्गम पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है और यह असम, बिहार तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। दूसरा कथन है, यह गंगा नदी की वितरिका है। तीसरा कथन है, गंगा नदी की डॉल्फिन महानंदा नदी में भी मिलती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। महानंदा नदी के बारे में कुछ तथ्य हैं, आइए देखते हैं महानंदा नदी के बारे में। इसका उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है और यह पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश से होकर बहती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है, अतः कथन 2 सही नहीं है। गंगा नदी की डॉल्फिन महानंदा नदी में भी मिलती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। दूसरा कथन है, इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम तक सीमित करना है। तीसरा कथन है, यह उन देशों को वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं?
विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे वर्ष 2015 में पेरिस में COP21 में 196 दलों द्वारा अपनाया गया और वर्ष 2016 से प्रभावी हुआ। अतः कथन एक सही है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, जिसका उद्देश्य वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। हाल ही में विश्व नेताओं ने सदी के अंत तक बाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की तात्कालिकता पर जोर दिया है, अतः कथन 2 सही है। यह उन देशों को वित्तीय, तकनीक और क्षमता निर्माण सहायता के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है जियो पारसी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक अनूठी केंद्रीय प्रायोजित योजना है। दूसरा कथन है यह योजना पारसी दंपतियों को उनकी जनसंख्या स्थिर रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जियो पारसी योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक अनूठी केंद्रीय क्षेत्र योजना है, अतः कथन 1 सही नहीं है। वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेपों को अपनाकर पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटने तथा उनकी आबादी को स्थिर करने के उद्देश्य से यह योजना पारसी दंपतियों को मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा उपचार एवं बच्चों के देखभाल व आश्रित बुजुर्गों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, अतः कथन 2 सही है। ओजोन छिद्र क्षरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला कथन है यह पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत के गंभीर क्षरण को संदर्भित करता है जिसमें ओजोन अणुओं की उच्च सांद्रता होती है। दूसरा कथन है ओजोन परत क्षरण के कारण ओजोन सांद्रता में उल्लेखनीय कमी वाले क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे प्रायः अंटार्कटिका में देखा जाता है। तीसरा कथन है यह घटना मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में बसंत के महीनों के दौरान होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आइए जानते हैं ओजोन परत क्षरण के बारे में। यह पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत के गंभीर क्षरण को संदर्भित करता है जिसमें ओजोन अणुओं की उच्च सांद्रता होती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। ओजोन परत क्षरण के कारण ओजोन सांद्रता में उल्लेखनीय कमी वाले क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे प्रायः अंटार्कटिका में देखा जाता है, अतः कथन 2 सही है। यह घटना मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में बसंत के महीनों के दौरान होती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति यानी पीएसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लोक लेखा समिति की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी जिसका प्रारंभिक उल्लेख मोंटफोर्ट सुधारों में किया गया था। दूसरा कथन है भारत के राष्ट्रपति इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तीसरा कथन है लोक लेखा समिति का गठन प्रत्येक वर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लोक लेखा समिति यानी पीएससी के बारे में देखते हैं। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद की गई थी जिसे मोंटफोर्ट सुधार भी कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। लोकसभा अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। लोक लेखा समिति का गठन प्रत्येक वर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 308 के अंतर्गत किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है गिग श्रमिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग श्रमिकों को एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देती है और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के विस्तार की परिकल्पना करती है। दूसरा कथन है वेतन संहिता 2019 गिग वर्ग को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर लागू होती है और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की नींव रखती है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आइए जानते हैं गिग श्रमिक के बारे में। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग श्रमिकों को एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देती है और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के विस्तार की परिकल्पना करती है, अतः कथन 1 सही है। वेतन संहिता 2019 गिग वर्ग सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होती है और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की नींव रखती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण डीएसआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डीएसआर खेतों में बाढ़ की आवश्यकता को समाप्त करता है, पानी के उपयोग में 40% तक की कटौती करता है। दूसरा कथन है डीएसआर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि करता है जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरा कथन है डीएसआर मिट्टी के पोषण में सुधार कर सकता है और कटाव से बचने में मदद भी कर सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आइए जानते हैं डीएसआर के बारे में। डीएसआर खेतों में बाढ़ की आवश्यकता को समाप्त करता है, पानी के उपयोग में 40% तक की कटौती करता है, अतः कथन एक सही है। डीएसआर भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ग्रीन हाउस गैस को कम करना, उत्सर्जन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में योगदान दे रहा है, अतः कथन 2 सही नहीं है। डीएसआर मिट्टी के पोषण में सुधार कर सकता है और कटाव से बचने में मदद भी कर सकता है, अतः कथन 3 सही है। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमा हैं? विकल्प ए मंगल ग्रह, विकल्प बी शनि ग्रह, विकल्प सी बृहस्पति या विकल्प डी वरुण। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।